हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप लोग वर्ण पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? वर्ण। इस वीडियो में अच्छी तरीक़ा से आप लोग पढ़िएगा। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, आप लोगों को यह सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा डिटेल को। और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और अधिकतम से अधिकतम लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपका। और जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए, अब हम लोग वर्ण को कैसे समझें, कैसे उसका मतलब जो अर्थ है उसमें एक एक करके हम लोग अच्छी तरीक़ा से उसमें समझेंगे। और कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। चलिए देखिए, हिंदी व्याकरण में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है, कलर। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। वर्ण के परिभाषा। देखिए, परिभाषा यहाँ पर मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं परिभाषा को बोलकर, समझाकर और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ जाए। ठीक, देखिए, सबसे पहले समझिए आप लोग वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। समझ गए? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, मतलब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे जैसे यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से अ लिखते हैं, इस प्रकार से क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे उसको मतलब परिभाषा के थ्रू आप कह रहे हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। तो इसका खंड या टुकड़ा कैसे नहीं हो रहा है? देखिए, अ जो आपका है इसका आप टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सिंगल अ है। ठीक, इसको नहीं कर सकते हैं। जो आपको क दिख रहा है, क, यह इसको आप टुकड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ध्यान से समझिए। यहाँ पर कहिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, क को आप टुकड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर, तो आप लोग कहिएगा कि कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, क जो आपका है, ये क जो आपका है इस प्रकार से बना हुआ है। आधा क और यहाँ पर अ, इससे मिलकर के बना हुआ है। जो आपका ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से, ये आपका, इसको हल बोला जाता है, हलंत। ये जिस वर्ण में लग जाता है उसका जो है आधा कर देता है, उसको आधा कर देता है, मूल कर देता है। ठीक, समझ गए? ये जो आपका हल है इसका मतलब यह आधा क है, पूरा क नहीं है। ये आपका पूरा क हुआ। तो आप यहाँ पर समझिए, ये जो आपका है यह इसका खंड हो सकता है, खंड या टुकड़ा हो सकता है। तो हमको क्या कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। तो इसमें हम इस प्रकार से हल लगा देंगे तो अब इसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। समझ गए? इसका मतलब आधा हो गया। जैसे क पूरा पढ़ते हैं और इसमें जब हल लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे क। एकदम कम समय में क, इस प्रकार से थोड़ा समय में पढ़ना है हम लोगों को, क्या? क। समझ गए? और आधा क में अ जोड़ देते हैं तो यहाँ पर पूरा बन जाता है। इस ख में भी वही प्रक्रिया होगा। आधा ख में हम लोग पूरा यहाँ पर आधा ख में अ जोड़ देंगे तो यहाँ पर ख हो जाएगा। ग में भी उसी प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, आगे हम लोग चलेंगे। एक होता है आपका वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। जिस प्रकार से आप माला में देखे होंगे कि इस प्रकार से मोती लगा हुआ होता है। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पर वर्ण होता है। देखिए, ये क्या है? माला में मोती है, यानी कि मोतियों का समूह है। ठीक, तो उसी प्रकार से वर्णों का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं? आप लोग ये इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं?
वर्णमाला में, यह परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये जो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं, यह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52, 52 वर्ण होते हैं। समझ गए आप लोग? वर्णमाला में कुल मिलाकर, अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण को, मतलब 52 जो है उसमें से कौन कौन वर्ण है, कितना कितना कौन है। ठीक, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक समझ गए वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्णमाला समझ गए। अब देखिए वर्ण के प्रकार पर हम लोग चलेंगे, भेद। तो वर्ण जो है आपका, वर्ण जो है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर समझिए आप लोग, वर्ण जो आपका है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर समझिए आप लोग, एक आपका होता है स्वर वर्ण। क्या? स्वर वर्ण। और एक आपका होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको स्वर वर्ण दिख रहा है, तो स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं? यह भी हो सकता है स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं। तो सुनिए, स्वर वर्ण उस, यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण आखिर किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जो बिना किसी के सहायता से उसका उच्चारण होता है। मतलब इसको उच्चारण करने के लिए किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, स्वयं होता है। इसको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो स्वर वर्ण देखिए, जैसे आपको दिख रहा है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है, यह आपका क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। समझ गए? यहाँ पर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घउरी, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से जो आपका है क्या है? स्वर वर्ण है। इसका जो उच्चारण होता है स्वतः होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं होता। जैसे अ यहाँ पर है, तो अ का उच्चारण स्वतः हो रहा है। आप लोग उच्चारण करके देखिए, बोल के देखिए अ, इसमें और यहाँ पर वर्ण नहीं आ रहा है, केवल अ। तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्वयं यानी स्वतः अकेले हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। आ, ई 2 प्रकार की होता है, एक हर्षई एक दीर्घई। तो जो दीर्घई होता है उसके उच्चारण में ज्यादा, हर्षई की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर स्वर वर्ण हो गया। अब देखिए स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, और ये आपका है औ। स्वर वर्ण की बात कर रहा हूं। देखिए स्वर वर्ण की औ। ठीक, अब आप लोग कहिएगा कि अन और अह को क्यों नहीं लिए? तो अन और अह जो है आपका, अन और अह वर्ण नहीं है, वह आपका अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। यहाँ पर आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में आप लोग लिख सकते हैं अन तथा अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग के रूप में यह आता है। यह क्या है? आपका अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अयोगवाह। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? अन और अह। समझ गए? देखिए दोस्त, यहाँ पर आप लोग देखिए, व्याकरण जो है, व्याकरण में आप लोग बेसिक से आप लोग ये तक एकदम यहाँ पर आप लोग पहले से भी कुछ व्याकरण में पढ़े होंगे, और यहाँ भी आप लोग को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्या देखे होंगे, जो आप कक्षा 1 में मतलब पढ़े होंगे, पहला क्लास में पढ़े होंगे, वही दूसरा क्लास में, वही तीसरा क्लास में। व्याकरण की बात करें, भला ही लेवल उसका हाई हो सकता है, परंतु वर्ण पढ़े पहला क्लास में, तो दूसरा क्लास में वर्ण, तीसरा क्लास में वर्ण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां वर्ण है, वहां पर वर्ण पढ़े, भला ही उसका लेवल जो है हाई है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको क्या पढ़ेगा कि देखिए क ख, इस प्रकार से वर्ण नहीं है,
तो उसको क्या पढ़ाया गया था, क ख ग घ अंग, इस प्रकार से पढ़ाया गया था, अ आ इ ई। परंतु अब धीरे धीरे लेवल हाई होता जा रहा है, तो उसको में क्या होगा, प्रकार होता है, प्रकार बढ़ता जाता है। छोटा बच्चा जो है वहीं तक जानेगा कि अ आ इ ई इस प्रकार से अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ अन अ, उसको क्या कहेगा, वर्ण कहेगा देगा वो। तो वहां तक वो उसके लिए सही है, परंतु धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आपको वर्गीकृत होता जाता है। यानी कि ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, व्याकरण हमेशा समान होता है। एक बात देखिए, हिंदी साहित्य और व्याकरण में क्या अंतर है। हिंदी साहित्य जो आपका है, हिंदी साहित्य क्लास बाई क्लास बदलता जाता है, परंतु व्याकरण जो आपका है, व्याकरण नहीं बदलता है। कहिए कि कैसे, व्याकरण आप प्रथम क्लास यानी पहला क्लास में जो पढ़े होंगे वही आप 11th 12th इस क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे। भला ही उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जैसे उसमें टाइप बढ़ जाता है, प्रकार बढ़ जाता है, उसका एग्जाम्पल इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो लेकिन साहित्य जो आपका है, साहित्य में क्या है, आप लोग पहला क्लास में कुछ और कहानी पढ़े थे, कविता पढ़े थे, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 10वां 11वां 12वां में और कुछ दूसरा कहानी और कविता पढ़ने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका जो व्याकरण है, व्याकरण हमेशा समान रहता है, व्याकरण बदलता नहीं है। ठीक, ग्रामर बदलता नहीं है, हिंदी लिटरेचर इधर उधर हो सकता है, मतलब चैप्टर इधर उधर हो सकता है, परंतु व्याकरण जो आपका है, वर्ण पढ़ना है तो व्याकरण जैसे कक्षा 1 में वर्ण पढ़े तो वर्ण आगे भी है, थोड़ा सा लेवल हाई है, परंतु जो चैप्टर जैसे कहानी पढ़े, कविता पढ़े, वह अगला क्लास में नहीं रहता है, कम ही मिलता है। समझ गए। तो इससे समझाने के लिए मैं, मतलब इसको हमने एग्जाम्पल में इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर अन और अह को हमने अलग कर दिया, इसलिए आप लोग को दिया कि आगे आप लोग पढ़े होंगे अन और अह सब एक में पढ़े होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। अन और अह क्या है, अन और अह अयोगवाह है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात, आप लोग एक और बात ध्यान में रखेगा कि जो स्वर वर्ण है वह कितने होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। समझ गए, कितने होते हैं, कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। और जो आपका 2 है, ये 2 अयोगवाह होता है। समझ गए आप लोग, अयोगवाह 2 होता है और स्वर वर्ण 11 होते हैं कुल। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझ गए। अब वर्ण, स्वर वर्ण जो आपका है, स्वर वर्ण, उसका भी प्रकार है। उसका प्रकार कौन कौन सा है, देखिए स्वर वर्ण जो है आपका, उसका भी प्रकार है। तो पहला प्रकार एक होता है, देखिए जिस प्रकार से हमने वर्ण को बांटा 2 भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसी प्रकार से किसका, वर्ण का भी प्रकार है। देखिए पहला एक है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर्ण, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक आपका है, ये ह मेरा लगा हुआ है, ह्रस्व स्वर। समझ गए, ह्रस्व स्वर आखिर क्या है। तो आप लोग इसको इसको भी अच्छी तरीका से यहाँ पर समझिएगा। ह्रस्व स्वर, देखिए जो आपको यहाँ पर अ, ई और उ री आपका जो है, अ ई और उ, और यहाँ पर री जो आपका दिख रहा है, देखिए अ, हर्षई, हर्षऊ और री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। देखिए इसको लिख देते हैं अ ई उ, अ हर्षई हर्षऊ और यहाँ पर री आपका हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण में दीर्घ स्वर के अपेक्षा कम समय लगता है, आधा समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे एक मात्री स्वर भी कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, इसका उच्चारण जो है दीर्घ स्वर के अपेक्षा मतलब आधा समय लगता है। तो आप लोग अब यहाँ पर आप लोगों को दीर्घ स्वर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर जो आपको देख रहा है, देखिए दूसरा प्रकार वही है, दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखिए आप लोग दीर्घ स्वर जो आपका है, आ दिख रहा है यहाँ पर, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है यह आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। यहाँ पर देखिए आ जो आपका है, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये जो आपका है क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्यों है,
क्योंकि इसका जो उच्चारण करने में 2 गुना का समय लगता है, मतलब इस ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ पर ए और ए और ओ भी आ जाएगा आपका, ए आई ओ, और यहाँ पर औ भी आ जाएगा, औ, ए आई और ए आई ओ औ। जो इसका उच्चारण जो है, इसको इसके अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और इसका आधा समय लग रहा है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका अ हर्षई हर्षौरी है, ये क्या है आपका ह्रस्व स्वर है। आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ऐ ओ औ, जो आपका है दीर्घ स्वर है। इसको आप लोग पढ़ के भी देखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब एक आपका है प्लुत स्वर। क्या है आपका, एक आपका है प्लुत स्वर। प्लुत, यहाँ पर तीसरा प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। एक आपका है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर आखिर किसको कहते हैं, एक आपका है क्या, प्लुत स्वर, जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर, जो आपको दीर्घ स्वर यहाँ पर दिख रहा है, आ हर्ष आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए आई ओ औ, इससे भी ज्यादा समय जिसमें लगे, जिस वर्ण के उच्चारण में, वह क्या है, वह आपका प्लुत स्वर है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग, जैसे मंत्र उच्चारण में, जैसे ओम, इस प्रकार से बोलते हैं ओम, तो यह क्या है, दीर्घ स्वर है। इसको लिख सकते हैं मंत्र उच्चारण में, किसमें, मंत्र उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं ओम। इसको दीर्घ स्वर के अपेक्षा भी ज्यादा समय इसमें लगता है उच्चारण करने में, समझ गए ओम। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वर्ण के जो प्रकार हमने बताया, यहाँ पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण को हमने बता दिया, व्यंजन वर्ण में अब हम लोग अच्छी तरीका से जानेंगे। आप लोग को तो यह बात समझ में आ गई हो कि व्याकरण बदलता नहीं। व्याकरण आप यदि अभी मान लीजिए कि जिस भी क्लास में है, आगे आप लोगों को व्याकरण काम आएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी हमको ये पढ़ने से क्या फायदा, यह हमेशा काम आता है, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि हमको पढ़ने से इसको अभी फायदा क्या है। आप लोग जिस क्लास में भी है, वह व्याकरण आगे भी वही पढ़ना है आप लोगों को, तो इसलिए पढ़िए। आगे यदि पढ़ना होगा तो और आसान आप लोगों को लगेगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण में। यहाँ तक आप लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट यदि आप लोगों को लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है यह परीक्षा के दृष्टि से, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे व्यंजन वर्ण की ओर। व्यंजन वर्ण की ओर देखिए, अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आखिर किसको कहते हैं, यहाँ पर समझ गए आप लोग, स्वर वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण समझ गए अच्छी तरीका से आप लोग। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण में। यहाँ पर लिखिए दूसरा जो है आपका है, क्या है, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन, व्यंजन वर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक। व्यंजन वर्ण, अब इसका परिभाषा आप लोग समझिए। जिस वर्ण का उच्चारण दूसरे के सहायता से, यानी स्वर वर्ण के सहायता से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण के सहायता से, यानी कि स्वर वर्ण यदि नहीं रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा, मतलब स्वर्ण वर्ण के यदि वहां पर उपयोग नहीं करें तो उसका उच्चारण नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के नहीं हो, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण के सहायता से ही होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसके सहायता से, तो स्वर वर्ण के, किसके, स्वर वर्ण के सहायता से।
स्वर वर्ण के सहायता से जिसका उच्चारण हो वह आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसका यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिए आप लोग जैसे लिखते हैं क, हमने बताया था क, ख, ग, इस प्रकार से लिखते हैं आप। तो यहाँ पर जो क दिख रहा है आपका, यहाँ पर जो क है यह किस किस वर्ड से मिलकर बना है? आधा क प्लस अ, तब इसका निर्माण हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिख रहा है क्या है? यह आपका स्वर वर्ण है। और क्या है? स्वर वर्ण है यहाँ पर, ठीक। तो बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है, समझ गए? तो स्वर्ण, तो इसीलिए परिभाषा में हमने बोला कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर जो क आपको दिख रहा है ये स्वर वर्ण के सहायता से हो रहा है। क्या है आपका? स्वर वर्ण, यह आपका है स्वर वर्ण, ठीक। तो यह आपका बन गया व्यंजन, व्यंजन वर्ण बन गया, ठीक। स्वर वर्ण के सहायता से ही व्यंजन वर्ण बनता है, समझ गए? जैसे ख भी है, जैसे दूसरा वर्ण स्वर वर्ण लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग खी कहते हैं, ठीक, खी। तो इसमें क्या है? आधा ख हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें ई दीर्घई हो जाएगा। तो यह जो आपका है, अभी संधि नहीं, हम लोग हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका यह जो है जो बन रहा है यह किससे बन रहा है? तो यह स्वर वर्ण के सहायता से बन रहा है। इसको आप लोग नहीं समझ में आए, इसको आप लोगों को तो यही समझिए। यहाँ पर जैसे हम ग लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या होगा? आधा ग प्लस अ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ग पूरा हो जाएगा। तो यह आपका व्यंजन वर्ण हो गया और यह आपका क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया आपका, ठीक। समझ गए? समझ गए? यहाँ पर समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब यहाँ पर समझ गए आप लोग। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार में हम लोग चलेंगे। व्यंजन वर्ण के प्रकार में हम आप लोग यहाँ पर आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण के प्रकार, उदाहरण तो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए व्यंजन वर्ण के प्रकार, यहाँ पर ग, यहाँ पर इत्यादि है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे व्यंजन वर्ण के भी कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन वर्ण के आपका 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? तो देखिए व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका जो है स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन, ठीक। दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन है। और जो तीसरा आपका है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, व्यंजन। देखिए आप लोगों से यदि पूछे कि जो व्यंजन वर्ण है इसका प्रकार कितने हैं, जनरली पूछे, तो आप लोगों को क्या बताना है? आप लोगों को बताना है 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन? तो एक स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो जनरली पूछे तो उसको बताना है, परंतु मुख्यतः प्रमुखता पूछे तो यहाँ पर प्रमुखता की बात हमने की है। यहाँ पर व्यंजन वर्ण के प्रमुखतः 3 प्रकार होते हैं। यानी व्यंजन वर्ण प्रमुखतः कितने भागों में व्यंजन वर्ण को बांटा गया? यहाँ पर 3 भागों में। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। आगे हम उसको भी, संयुक्त व्यंजन को भी अच्छी तरीका से बता दूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अब हम इसको बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर उच्चारण करने के लिए आप लोग को सिखा देंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को उच्चारण करने के लिए भी सिखा देंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, अच्छी तरीका से सिखाएंगे, आप लोग भूलिएगा नहीं। और परीक्षा में देखिए उच्चारण स्थान से परीक्षा में प्रश्न आता ही है। बहुत प्रश्न परीक्षा में हर बार प्रश्न आता रहता है, ठीक। इसलिए आप लोग उसको अच्छी तरीका से बता देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीका से उसको समझ जाइएगा। तो समझ जाइएगा तो वहाँ पर अच्छी तरीका से भी हल भी कर दीजिएगा वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बता दूंगा मैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है हम लोगों को स्पर्श व्यंजन को। किसको? स्पर्श व्यंजन, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन आखिर किसको कहते हैं? वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ
आदि के स्पर्श से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ गए? वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ आदि के स्पर्श से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन कंठ से, कौन तालु से और कौन मूर्धा से है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को लिए यहाँ पर मैं एक फिगर पाता हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तालु है, ये हमारे मुख में कहाँ तालु है, कहाँ कंठ है, कहाँ मतलब इस प्रकार से आप लोगों को डाउट होगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ। फिगर के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरीका से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखिए, देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है यह आपका क्या है? यह आपका होस्ट है। क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक, और इसके अंदर जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है यह आपका क्या है? दांत है। क्या है? दांत। ठीक, दांत है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, यह जो आपको दिख रहा है यह आपका क्या है? मूर्धा है। मूर्धा, क्या? मूर्धा, मूर्धा आपका है। ठीक, और यह जो आपको दिख रहा है निचला स्तरीय जो आपका है यह आपका है, यह तालु। यह क्या है? तालु। और यह कंठ है। क्या है? कंठ है। समझ गए? ओष्ठ समझ गए, दांत समझ गए, तालु समझ गए, कंठ समझ गए। तो उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 उच्चारण स्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं उच्चारण स्थान। कौन कौन? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। और एक आपका यहाँ पर देखिए नासिक भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? नासिक। यानी कि यहाँ पर 6 उच्चारण स्थान है आपका। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि उच्चारण स्थान 6 होता है। ठीक, यानी कि नासिक, ओष्ठ, दंत, तालु, यहाँ पर दंत लिखिए या दांत लिखिए कोई बात नहीं, दंत, तालु, कंठ, मूर्धा, यानी उच्चारण स्थान 6 प्रकार के होते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखिए इसको हम यहाँ पर एकदम अच्छी तरीका से यहाँ पर बताएंगे कि किसका, प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे कि किसका कहाँ से उच्चारण होता है। आप लोग भी उसको साथ साथ प्रैक्टिकल कीजिएगा। ठीक, अब देखिए स्पर्श व्यंजन तो हमने बता दिया कि जिसका उच्चारण जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, नासिक, सॉरी, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, तालु आदि के स्पर्श से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण आपका है क। क वर्ग। जब क वर्ग कह दे तो क में उपस्थित पूरा वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? जैसे क, यहाँ पर क्या है? क, ख, ग, घ और यहाँ पर अंग है। तो यह क में पूरा उपस्थित वर्ग है, इसलिए इसको कवर्ग कहा गया। तो इसको पहले ही वाला नाम से वर्ग लगा करके कह दिया जाता है। तो इस पूरा का बोध हो गया, क ख ग घ अंग पूरा का बोध हो गया, कवर्ग हो गया। ठीक, तो कवर्ग का मतलब आप लोग समझ गए, क ख ग घ अंग। ठीक, कवर्ग यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, क ख, यहाँ पर अलग अलग है, क ख ग घ और अंग। ठीक, कवर्ग आपका हो गया। और दूसरा आपका क्या है? चवर्ग है, च छ ज झ इया। ठीक, च वर्ग। समझ गए? च छ ज झ इया, च छ ज झ इया आपका हो गया। फिर आपका है क्या? टवर्ग, ट ठ ड ढ टवर्ग हो गया आपका, ट ठ ड ढ आपका हो गया। और एक हो गया आपका तवर्ग। कौन हो गया? तवर्ग आपका हो गया। त थ द ध न आपका हो गया। ठीक, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। और एक आपका क्या होता है? पवर्ग होता है। क्या होता है? पवर्ग, पवर्ग। समझ गए? पवर्ग में क्या क्या होगा? प फ ब भ म। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। चवर्ग जब कहे तो च छ ज ढ इया,
च छ ज झ इया, ठीक। और टवर्ग कहे तो टठ डढ़ना, टवर्ग कहे तो टाथा दाधना, और पवर्ग कहे तो पाफा बाभामा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन इतने हैं, तो देखिए इसमें 5 है, तो चाछा जाझा, यहाँ पर चवर्ग में भी चाछा जाझा इया आपका जो है च छ ज झ इया जो आपका यह भी 5 है, ठीक। तो यह 5 आपका हो गया, इसको लिख ही देता हूँ आप लोग के लिए। च छ ज झ, यहाँ पर आपका हो गया इया, ठीक। 1 2 3 4 5, यह भी 5 है। और यहाँ पर देखिए टवर्ग में, देखिए आप लोग टवर्ग में देखिए ट ठ ड ढ, और यहाँ पर टवर्गी ना, इसको ना पढ़ा जाता है, नासिक से थोड़ा सा पढ़ा जाता है, ठीक। और तवर्ग में क्या हो गया आपका त थ द ध, त थ द, यहाँ पर ध ध, और यहाँ पर न, ठीक। और पवर्ग में देखिए प फ ब भ म, समझ गए आप लोग। यानी कि देखिए प्रत्येक में 5-5 है, देखिए 5-5 है। तो यह आपका स्पर्श व्यंजन की यदि संख्या पूछे, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल संख्या आपका कितना हो जाएगा, 25। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊपर में हमने लिख दिया यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं, यहाँ पर 25 है, ठीक। आगे मैं आप लोगों को जोड़ के बताऊंगा, जो 52 हमने बताया, 52 कौन कौन यहाँ पर किसका किसका कितना होता है, तो 52 वहां पर होता है, इसको मैं बताऊंगा वहां पर, समझ गए। 25। अब देखिए इसको कि यहाँ पर आप लोगों को उच्चारण स्थान को भी हम यहाँ पर ध्यान में डाल देंगे, आप लोगों को ध्यान में, मतलब यहाँ पर उसको उच्चारण स्थान को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझा देंगे, आप लोग परीक्षा में घबराइएगा नहीं। देखिए कवर्ग जो आपका है, कवर्ग में आप लोग देखिए प्रैक्टिकल कीजिए हमारे साथ, बिना जीभ को, मतलब जीभ को कुछ नहीं और उच्चारण करना है, यानी जीभ को स्वतंत्र पूर्वक, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बोलिए बोलिए, क ख ग घ अंग, फिर से क ख ग घ अंग। आपको अब अनुभव हो गया होगा कि यह जो ध्वनि आ रहा है, यह वास्तव में कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, ठीक। कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। तो इसका उच्चारण, जो कवर का उच्चारण कहाँ से है, कंठ से है आपका, ठीक। कहाँ से है, कंठ से, समझ गए आप लोग, कहाँ से है, कंठ से है। कवर्ग में से किसी एक को यहाँ पर उठा कर के दे देगा कि इसका उच्चारण कहाँ से, तो आप लोग उच्चारण करके वहां पर देख लीजिएगा, या आप लोग पहचान जाइएगा कि किस वर्ग का है, और वहां से आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कवर कह दिया, तो क ख ग घ अंग जो आपका है, क ख ग घ अंग, यह कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो यह कंठ से उच्चारित हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ठीक। कहाँ हो गया, कंठ हो गया, समझ गए आप लोग, उच्चारण स्थान कंठ हो गया। अब देखिए हम लोग चवर्ग में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, चवर्ग में। तो चवर्ग में आप लोग देखिए स्वतंत्र पूर्वक जीभ को रहने दीजिए, जिह्वा, उसको जिह्वा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो आपका है जिह्वा है आपका, ठीक। क्या है, जिह्वा, उसको जिह्वा को एकदम स्वतंत्र पूर्वक बिना डिस्टर्ब किए हुए बोलिए, च छ ज झ इया, फिर से च छ ज झ इया। तो आप लोगों को यह अनुभव हुआ होगा, यहाँ पर अनुभव हुआ होगा कि यह जो है मुंह के निचले भाग में जीभ स्पर्श कर रहा है, जहाँ जीभ स्पर्श करे वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो कंठ में तो जीभ स्पर्श नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को उतना अनुभव करना है, ठीक। यहाँ पर अनुभव करना है, यहाँ पर तो क ख ग घ में तो स्पर्श नहीं कर रहा है, तो बिना स्पर्श कर, नहीं स्पर्श कर रहा है, तो समझिए कि कंठ से आ रहा है ध्वनि। तो यहाँ पर जो है चवर्ग में जो आपका है, चवर्ग में आपका जो जीभ है वह मुंह के निचले वाले भाग, जिह्वा जो है आपका मुंह के निचले वाले भाग से स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मुंह के निचले वाले भाग आपका क्या है, ये आपका तालू है, क्या है, तालू है, समझ गए आप लोग। इसलिए इसका उच्चारण स्थान चवर्ग का, यानी च छ, ये आपका छ है, ठीक से आप लोग देखिएगा, च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान आपका क्या है,
तालु है। तो यहाँ पर कोष्टक में हम लिख देता हूँ तालु, समझ गए, तालु है आपका, ठीक, तालु हो गया। अब देखिए टवर्ग में हम लोग चलेंगे। जीव को पुनः स्वतंत्र रूपों में मतलब उच्चारण कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए उसको, और उच्चारण फिर से कीजिए। प्रैक्टिकली आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ आएँ और परीक्षा में प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटे। बोलिए ट, ठ, ड, ढ, ञ, सॉरी ट, ठ, ड, ढ, ण उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ण, ण, न और ण, उसको जो टवर्गी न है उसको ण बोलते हैं। थोड़ा सा उसको नासिका द्वारा भी उच्चारण करते हैं, ण बोलते हैं, समझ गए आप लोग। ट, ठ, ड, ढ, ण, समझ गए। तो इसका उच्चारण जो आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर की ओर मारता, जीभ जो है ऊपर की ओर बल लगाता होगा, ऊपर की ओर स्पर्श करता होगा, यानी कि यहाँ पर स्पर्श करता होगा। बोलिए फिर से ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ऊपर की ओर स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो है इस स्थान यानी मूर्धा से आपका हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, टवर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण जो पूरा है उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। तो इसमें से किसी को भी उठा के आप लोगों को दे दे तो आप लोग उच्चारण करके भी देख लीजिएगा। जीव को, जो जिह्वा है आपका, उसको स्वतंत्र पूर्वक रख कर और उसको उच्चारण कीजिएगा, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। वो मतलब उच्चारण करते समय जिधर जाए उससे मतलब नहीं है, आप लोग उच्चारण उसको सीधे कीजिएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वह उच्चारण जो ध्वनि है कहाँ से निकल रहा है। तो आपका जो ट, ठ, ड, ढ, ण है यह आपका मूर्धा से निकल रहा है। तो इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, मूर्धा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोष्टक में। टवर्ग का यानी ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है। अब देखिए आप लोगों को तवर्ग में त, थ, द, ध, न आपको दिख रहा होगा, त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न है, तो इसको भी उच्चारण करके आप लोग देखिए। बोलिए त, हमारे साथ बोलिए त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न जब हम लोग बोल रहे हैं तो जीव जो है आपका, जो जीवा है हम लोगों का, वह कहाँ जा रहा है, दंत के पास जा रहा है। फिर से बोल के देखिए त, थ, द, ध, न। जीवा जो आपका है कहाँ जा रहा है, दंत के पास जा रहा है। तो इसलिए इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, दंत से हो रहा है, समझ गए। तवर्ग का उच्चारण कहाँ से, दंत से। उसी प्रकार पवर्ग के देखिए प, फ, ब, भ, म। फिर से प, फ, ब, भ, म। तो इसका जो उच्चारण हो रहा है, आप लोग उच्चारण किए तो आप लोग क्या देखें कि जो प, फ, ब, भ, म बोल रहे हैं, तो इसमें जो है ओष्ठ आपस में सट रहे हैं, प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से हो रहा है, आप लोग अनुभव किए। फिर से आप लोग करके देख लीजिए प, फ, ब, भ, म। तो जो ओष्ठ आपस में सट रहे हैं और ओष्ठ से ही उच्चारण हो रहा है। तो इसका जो पूरा पवर्ग जो है प, फ, ब, भ, म का उच्चारण कहाँ है, उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है, समझ गए। इतना कि आप लोगों को उच्चारण स्थान अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, समझ गए यहाँ पर। अब अगला जो है यहाँ पर बता रहा था, हम क्या बता रहे थे, यहाँ पर उच्चारण स्थान भी बता दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ पर अगला जो है आपका दूसरा जो आपका क्या है, यहाँ पर 25 ऊपर हमने लिख ही दिया। यहाँ पर दूसरा जो आपका है क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व को ही अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह चार होते हैं, देखिए य, र, ल, व, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। देखिए इसको परिभाषा यदि आप लोग कहें तो इसका वैसा व्यंजन वर्ण जिसका जिसका पूर्ण रूप से कंठ तालु, जिसमें जीव का पूर्ण रूप से कंठ तालु मूर्धा आदि से, कंठ तालु दंत मूर्धा आदि से क्या हो, स्पर्श न हो। कंठ तालु दंत मूर्धा से जीवा का स्पर्श न हो, पूर्ण रूप से स्पर्श न हो, तो वह क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, य, बोलिए य, य, र, ल, व, य,
र ल व। तो यह जो आपका है कहाँ से, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं सट रहा है, कहीं जीभ से नहीं सट रहा है, ओठ से नहीं सट रहा है, दंत से नहीं सट रहा है, तो जीभ जो है दंत से नहीं सट रहा है, तो इसका जो है आपका, इसीलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा गया। यह कितने हैं? 4 हैं। यह अलावा आप लोग समझ गए। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन ये सब हैं और अंतःस्थ व्यंजन ये है। तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं, अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। आप लोगों को सभी को हम जोड़कर बता देंगे आखिर 52 आता है कि नहीं आता है। ठीक, यहाँ पर समझ गए अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए उच्चारण, आप लोग तीसरा देखिए, तीसरा है उच्चारण। आप लोग वहां पर ध्यान में रखिएगा, उच्चारण करके उसको देख लीजिएगा कि आखिर वह कहाँ से आ रहा है। वह जो ध्वनि है, आखिर वह ध्वनि कहाँ से आ रहा है, समझ गए? आखिर वह ध्वनि जो है कहाँ से आ रहा है। अब देखिए उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन को आप लोग समझिए, उष्ण व्यंजन। देखिए वैसा व्यंजन जिसमें, वैसा व्यंजन जिसमें, वैसा व्यंजन जिसमें जीव, सॉरी वैसा व्यंजन, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर उष्ण व्यंजन है, तो वैसा व्यंजन जिसमें घर्षण के कारण, आप लोगों को परिभाषा सटीक बैठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठा रहे। वैसा व्यंजन जिसमें घर्षण या रगड़ के दौरान, ध्यान से समझिएगा आप लोग, वैसा व्यंजन जिसमें घर्षण या रगड़ के दौरान उष्ण वायु यानी गर्म वायु बाहर निकलती है और उसका उच्चारण होता है। वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण घर्षण, सॉरी वैसा व्यंजन, फिर से वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण घर्षण या रगड़ के कारण होता है और उससे जो गर्म वायु निकलती है उसके कारण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। फिर से वैसा व्यंजन जिसमें वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण मुख में हुए घर्षण या रगड़ के कारण जो उष्ण वायु बाहर निकलता है, गर्म वायु बाहर निकलता है, तो उसका उच्चारण होता है, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक, उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया तलाबे श, मूर्धनी श, दंती श, और यहाँ पर आपका हो गया ह। देखिए तलाबे श, मूर्धनी श, दंती श और ह, इसको आप लोग जो है उच्चारण करके देख लीजिए। देखिए तलाबे से, देखिए इसको तलाबे से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। देखिए नीचे जो तालु में सटा कर बोलिएगा, जीव को, जो जिह्वा जो है उसको तालु में सटा कर बोलिएगा तो वह तलाबे श का उच्चारण होगा। यदि आप मूर्धा में सटा करके बोलिएगा स को, तो वह क्या हो जाएगा? मूर्धनी स, उसको क्या बोलते हैं? मूर्धनी स, उसका उच्चारण होगा। और यदि आप दंत में सटा करके स को उच्चारित कीजिएगा दंत में सटाकर, तो आपका वह होगा दंतीश। समझ गए? समझ गए? यहाँ पर तलाबे श, दंतीश, मूर्धनी स, और एक आपका है ह। आप इसको उच्चारण करके देखिए, तलाबे श, तलाबे श, दंतीश स। फिर से बोलिए, इसको फिर से बोलिए, तलाबे श, मूर्धनी श, दंतीश स, तलाबे श, मूर्धनी स, दंतीश स। इसको ऊपर नीचे यानी कि तालु, मूर्धा और दंत, इसमें स्पर्श कीजिएगा। जो तालु में स्पर्श होगा, जिह्वा जो है तालु में स्पर्श होगा तो तलाबे सा होगा, और मूर्धा में होगा तो मूर्धनी सा, दंत में होगा तो दंती सा होगा। और यहाँ पर देखिए ह को उच्चारित कीजिए, ह। तो यहाँ पर इस प्रकार से करके देखिएगा, ह, तो गर्म वायु बाहर निकलता है, गर्म वायु बाहर निकलता है, ह, ह। भला ही यह कंठ से उच्चारित हो रहा है, परंतु यहाँ पर कुछ घर्षण हुआ, उसके पश्चात यहाँ पर क्या हुआ? ह, यहाँ पर गर्म वायु बाहर निकला और इसका उच्चारण हुआ। तो यह आपका क्या है? उष्ण व्यंजन। समझ गए? जिसमें घर्षण के दौरान, मुख में उच्चारण स्थान पर हुए घर्षण के दौरान
जो उष्ण वायु बाहर निकलता है, गर्म वायु बाहर निकलता है और उससे जो उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यंजन को हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब हम एक और आपको बताए थे क्या? संयुक्त व्यंजन। प्रमुखतः आपके यहाँ पर 3 हो गए। अब एक चौथा अलग से आपको मैं बता दे रहा हूँ, संयुक्त। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपका देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे आखिर कहते हैं? संयुक्त व्यंजन आखिर क्या है? तो संयुक्त व्यंजन देखिए, आप लोग लिखते हैं इस प्रकार से, जो छ लिखते हैं, छ, इस प्रकार से त्र लिखते हैं, इस प्रकार से ज्ञ लिखते हैं, ठीक? छ त्र ज्ञ जो इस प्रकार से लिखते हैं, छ त्र ज्ञ, और एक आपका होता है स्र, एक आपका होता है स्र। इस प्रकार से जो आप लिखते हैं तो इसको उच्चारण कीजिएगा तो 2 व्यंजन होगा, यानी वैसा व्यंजन जिसमें 2 व्यंजनों के मेल से उत्पन्न उच्चारण होता है, 2 व्यंजन के मेल से 2 व्यंजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब छ हमने कहा तो या इसका जो उच्चारण होगा, देखिए इसका उच्चारण जो होगा आधा क और इस प्रकार से मूर्धनी स, मूर्धनी स होगा, तब इसका जो होगा क्या होगा? उच्चारण तब यह क्या हो जाएगा? आधा क और मूर्धनी स जो जब जुटेगा तो आपका हो जाएगा छ। इसको संयोगी छ बोलते हैं। और जो आपका है त्र, तो त्र में क्या है? आधा त और यहाँ पर र यदि जोड़िएगा तो आपका त्र हो जाएगा। और ज्ञ में क्या है आपका? ज्ञ में है आधा आधा ज, आधा ज और यहाँ पर इया जोड़िएगा, इया, तो आपका क्या हो जाएगा? ज्ञ। और इसी प्रकार से जो आपका स्र है, स्र, स्र जो आपका है, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग? यहाँ पर क्या कीजिएगा? आधा तलाबे श और र जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह भी व्यंजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर देख रहे होंगे कि क है, यहाँ पर स है, यहाँ पर व्यंजन है, ये व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन है, यानी कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के सहायता से यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर जो है व्यंजन वर्ण के सहायता से यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। यह मूल व्यंजन नहीं है, यहाँ पर मूल व्यंजन नहीं है, परंतु इसको 2 व्यंजन वर्ण, एक तरह से मतलब कह सकते हैं, जैसे हमने बोला छ, तो यहाँ पर क और आधा, आधा क और स, यानी कि इसका उच्चारण 2 एक व्यंजन के सहायता से हो रहा है। एक तरह से एक व्यंजन, इसका व्यंजन सहायता कर रहा है, श र य र, तो तब इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। 2 व्यंजन के मेल से हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, क श त र ज और य, श और र, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आप लोग यहाँ तक समझ गए? तो देखिए, उष्ण व्यंजन कितने हैं? उष्ण व्यंजन यहाँ पर लिख दीजिए, उष्ण व्यंजन। हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को वहाँ पर जोड़ के वहाँ पर बताएं आप लोगों को कि कुल 52 होते हैं। यहाँ पर उष्ण व्यंजन भी 4 है, यहाँ पर उष्ण व्यंजन आपका 4 है, तलाबे सा दंती, तलाबे सा मूर्धनी सा दंती सा ह। और संयुक्त व्यंजन देखिए, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन जो आपका है, संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। देखिए, छ त्र ज्ञ और श्र कितने हैं? 4 हैं आपका। तो यहाँ पर हो गया आपका। और अब एक और यहाँ पर बच गया, एक और यहाँ पर बच गया, जो आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग लिखे होंगे घोड़ा, तो घोड़ा में इस प्रकार से आप लोग लिखते होंगे। और जैसे लिखते होंगे गढ़, तो गढ़ में इस प्रकार से आप लोग नीचे बिंदु देते होंगे, ड के नीचे बिंदु और ध के नीचे बिंदु, तो यह भी अलग है। समझ गए? तो इसको बिंदु, जो तल बिंदु वाले व्यंजन कहा जाता है। तल के नीचे देखिए बिंदु है, तो इसलिए से तल बिंदु वाले व्यंजन। तो इसको देखिए, जो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ड़, ड़, यहाँ पर अलग हमने बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग अलग अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ, ड़, और यहाँ पर हो गया ढ़, इसको पढ़ते हैं ड़, ड़, उच्चारण कीजिए आप लोग ड़, और इसको पढ़ते हैं ढ़,
क्या, ढ। इसका उच्चारण देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ पर इसका उदाहरण दे दिया मैंने, यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा बोल रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है, ड़। ठीक। और गढ़ बोल रहे हैं यहाँ पर गढ़, तो अंत में क्या आ रहा है, ढ़, गढ़। ठीक। तो यहाँ पर ढ़ आ रहा है, तो यह जो आपका है तल, तल के नीचे जो बिंदु है, देखिए तल के नीचे बिंदु है, तो तल, तल बिंदु वाले व्यंजन इसको कहा जाता है। ठीक, समझ गए इसको। तो कुल मिलाकर आपका, कुल मिलाकर आपका देखिए, कुल मिलाकर आपका जो है यहाँ पर देखिए, इसको फिर से समझिए आप लोग। ट वर्ग में देखिए ड यहाँ पर है, अढ़ा है, यहाँ पर द नहीं है जी, अढ़ा है, थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो अढ़ा है, तो इसके नीचे हमने बिंदु यहाँ पर लगा दिया, तो ड है तो बिंदु लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ढ़ हो जाएगा। और ढ है तो बिंदु लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ढ़ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने सामने ले आप लोगों को दर्शा दिया है, घोड़ा, गढ़। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया। तो यह भी आपका ड़ और ढ, यानी कि इसको हम लोग तल बिंदु वाले बोलते हैं, तल बिंदु वाले व्यंजन, तल बिंदु, तल बिंदु व्यंजन। यह भी आपका कितना है, यह आपका दो है, कितना है, दो है, ड़ और ढ। समझ गए। अब आपको यहाँ पर मैं स्वर का भी पढ़ा दिया, स्वर का भी पूरा प्रकार और एग्जाम्पल सहित मैं आप लोगों को बता दिया, और व्यंजन का भी बता दिया। अब हम यहाँ पर सत्यापित करेंगे कि आखिर कुल टोटल जो हमने वर्णमाला बताया था वह 52 होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, कुल कुल वहाँ पर, यहाँ पर कुल वर्णमाला हम इसको जोड़कर आप लोगों को दिखाएंगे, सत्यापित करेंगे कि वहाँ 52 होता है कि नहीं। आखिर हमने पहले बताया था कि कुल वर्णमाला कितने होते हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर 52 होता है कि नहीं, सभी का यहाँ पर प्रकार और उसके कितने कितने कौन कौन होते हैं यहाँ पर तो हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़े थे, यहाँ पर सबसे पहले वर्ण के भेद जो होते हैं दो प्रकार के बताए थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण सबसे पहले पढ़े थे। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण हमने बताया था कि स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं। कितने, 11 होते हैं, यहाँ पर 11 होते हैं। ठीक, सीरियल से लिखिएगा ताकि जोड़ने में आसानी हो, सीरियल से लिख देते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं। और जो आपको बच गया था अन और अह, वह क्या था, अयोगवाह था। अन और अह, अनुस्वार और उसको, अनुस्वार और जो आपका है अनुस्वार और एक ह उसका उच्चारण होता है अन और अह, अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग उसको कहते हैं। ठीक, तो अनुस्वार के रूप में अन काम करता है और विसर्ग के रूप में अह काम करता है। तो यहाँ पर स्वर वर्ण हो गए, और अनुस्वार और यहाँ पर जो विसर्ग था वहाँ पर अन और अह था, उसको हम लोग क्या कहते थे, अयोगवाह कहते थे। और यहाँ 11 स्वर वर्ण है और अयोगवाह कितना है, अयोगवाह, उसको हम लोग क्या कहते थे, स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं रखते थे, उसको अयोगवाह के अंतर्गत रखते थे। ठीक, तो वह आपका 2 था कुल। ठीक, अब देखिए आगे हम यहाँ पर व्यंजन वर्ण के यहाँ पर प्रकार बताया और कौन कितने कितने होते उसको हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन 25 है। यहाँ पर लिखिए आप लोग, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन स्पर्श व्यंजन कितना है, तो 25 है। ठीक, 25 हमने लिख दिया। यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन कितना है, अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। ठीक, अंतः अस्त व्यंजन कितना है, तो अंतः अस्त व्यंजन आपका 4 है। ठीक, अंतः अस्त व्यंजन 4 है। और फिर आपका है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन भी आपका 4 है, उष्ण व्यंजन आपका 4 हो गया। और आपका एक संयुक्त व्यंजन यहाँ है, तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन आप लोगों को सत्यापित करके बता दे रहा हूँ कि आखिर 52 होता है कि नहीं है। ठीक, हम लोगों ने 52 पढ़ा कि नहीं, यहाँ पर वर्ण 4 हो गए। अब एक है तल बिंदु वाले व्यंजन, यहाँ पर ड़ और ढ, घोड़ा वाला ड़ और गढ़ वाला ढ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, तल बिंदु वाले, बिंदु वाले
यहाँ पर तल बिंदु व्यंजन लिख दीजिए। व्यंजन, तल बिंदु व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पर 2 है और संयुक्त व्यंजन यहाँ पर 4। ठीक, अब इसको हम लोग योग करेंगे। ठीक, सभी को योग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 1 3 और 5 8 हो गया, 8 4 12, 4 16, 4 20 और 2 22 आपका हो गया। हासिल आपका 2 बचा। 1 और 2 कितना हो गया आपका? 1 और 2 आपका 3 और 2 यहाँ पर 5 हो गया। हासिल 2 जुट गया तो 5 हो गया। तो यहाँ पर कुल, यहाँ पर हमने जो बताया था वह 52 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था? वर्णमाला था। वर्णमाला की संख्या कितना था हमने बताया था? वर्णों में, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला की संख्या नहीं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, जो वर्णमाला में उपस्थित वर्ण है उसका संख्या यहाँ पर हम बताया था, वहाँ पर हमने बताया था 52 होते हैं। तो यहाँ पर हमने सत्यापित करके आप लोगों को बता दिया कि 52 होते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर 52 हो गए। जो आपको वर्णों के समूह मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला आपको दिख रहा है और कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो वर्णमाला की संख्या 52 होते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका ले सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्णमाला कुल कितने हो गए? 52 हो गए। समझ गए? यहाँ पर ये क्या है? वर्णों का समूह को यहाँ पर वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया? 52 हो गया। वर्णमाला की कुल संख्या 52। आप लोग यह बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिख भी दिया होंगे कौन कितना कितना होता है। और यह बात को तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्णों में वर्णमाला में उपस्थित, वर्णमाला में उपस्थित वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया वह आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आप लोगों से यदि परीक्षा में इसमें से परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो आप लोग उसका अच्छी तरीक़ा से जवाब दे दीजिएगा, उसका अच्छी तरीक़ा से वहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।